हेलो, हाय। कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? है ना। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है प्रकाश के ऊपर, चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की। है ना। इसके पहले के जो चैप्टर 9 में बहुत सारे प्रकाश संबंधी घटनाओं को हमने देखा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सब देख चुके हैं, जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर चला जाता है। मतलब वो सब क्या था? किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, मतलब प्रकाशिकी भौतिकी की एक शाखा है, ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश संबंधी अध्ययन किया जाता है। इसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में क्या करते हैं? प्रकाश को किरणों से बना हुआ मानते हैं। यह प्रकाश किरणों के रूप में गति करता है, ऐसा माना जाता है। तरंग प्रकाश की ये जो चैप्टर है, इसमें हम बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर भी देखेंगे प्रकाश संबंधी। तो ये सब क्या होगा, क्या मानकर चलेंगे हम कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गति करता है या तरंगों से बना हुआ है। तो ये प्रकाश का जो तरंग रूप यहाँ पर हम देखेंगे। तो सिंपल, यदि हम प्रकाश को परिभाषित करें, प्रकाश या लाइट को डिफाइन करें, तो बच्चों आप देखेंगे रात में अंधेरे में हमको दिखता नहीं है। वहां पर हमको बल्ब जलाने की आवश्यकता होती है या टॉर्च जलाने की आवश्यकता होती है, तब हमें वस्तुएं हैं वो दिखने लगती हैं। तो सिंपल, प्रकाश क्या करता है? बल्ब या टॉर्च जलाने से क्या होता है? वहां पर प्रकाश आ जाता है। या सुबह रात के बाद जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की रोशनी आ जाती है, पूरा अंधेरा दूर हो जाता है क्योंकि प्रकाश आ जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा है, यह प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों के रेटिना में पहुंचकर हमें किसी वस्तु के उपस्थिति का आभास कराता है ना। प्रकाश, हम आंख को बंद कर दे तो भी हमको दिखेगा नहीं। आंख को ऐसे बंद कर दे तो हमें कुछ वस्तु दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। आंख खुला रहेगा तो हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं से प्रकाश चलकर हमारी आंखों के रेटिना तक पहुंचती है, तो हमें उस वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। तो ये है प्रकाश, ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाओं के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं, उनको एक नज़र यहाँ पर डालेंगे कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश सीधा चलता है, सीधे चलता है ऐसे, ये ऐसे, है ना। इसके मार्ग में कैसे सीधा चलता है, कैसे सिद्ध होता है? इसके मार्ग में यदि आप कोई अवरोध ला देते हो तो इसका क्या बन जाता है? यहाँ पर छाया बन जाता है। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे पता चलता है कि प्रकाश किरणों के प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु की स्पष्ट छाया वहां पर बनने लगती है, जो इस बात को क्लियर करता है कि प्रकाश सीधे मार्ग में गमन करता है। दूसरा यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन। या आप मिडिल क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर टकराती है ना, जैसे ये एक चमकदार सतह है, दर्पण ही कह सकते हैं। इस पर प्रकाश मान लो ऐसे आता है तो ऐसे टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाते हैं। मतलब किसी चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश किरणों का उसी मार्ग में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। अपवर्तन भी आप जानते हैं कि जैसे ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, प्रकाश किरण ऐसे मान लो आ रहे हैं तो ये ऐसे चला जाता है, विचलन हो रहा है यहाँ पर, है ना। प्रकाश किरण जब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका विचलन हो जाता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जैसे प्रिज्म की बात करें, है ना, प्रिज्म, श्वेत प्रकाश आता है इस पर, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है ऐसे, है ना, 2 3 4 5 6 7 ऐसे। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश मानते हैं, या कोई बल्ब भी हो सकता है जिसका प्रकाश है वो श्वेत है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है?
वर्ण विक्षेपण। व्यतिकरण की घटना हम इस चैप्टर में देखेंगे, विवर्तन भी इस चैप्टर में देखेंगे। ये सब घटनाएं हम देख चुके हैं इसके पहले के चैप्टर में। किरण प्रकाशिकी के आधार पर है, इसको हम तरंग प्रकाशिकी के आधार पर देखेंगे, वो चैप्टर में नहीं आएगा। व्यतिकरण में क्या होता है, दो तरंगे होती हैं, है ना। व्यतिकरण में दो तरंगों के बीच क्या होता है, अध्यारोपण। दो तरंगे मिलती हैं, व्यतिकरण में दो तरंगे, है ना। ये दो तरंगे कैसा होना चाहिए, समान आवृत्ति और समान आयाम की, ठीक है। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे मिलती हैं तो आगे जाकर उनका अध्यारोपण से हमको नया तरंग मिलता है, ये जिसको क्या कहते हैं, परिणामी तरंग कहते हैं। तो इसकी तीव्रता में क्या हो जाता है, परिवर्तन। ये डिटेल देखेंगे पूरा, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पर ये तीनों को, है ना। प्रकाश जब दो समान आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तीव्रता या तो घट जाती है या तीव्रता बढ़ जाती है। तो उसके आधार पर व्यतिकरण के दो प्रकार होता है, हम डिटेल देखेंगे। विवर्तन, प्रकाश तरंग के मार्ग में जैसे कोई अवरोध ला दें, ये एक अवरोध, तो ये अवरोध के किनारों पर मुड़ जाता है। जैसे ये अवरोध के किनारा ऐसा मुड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। प्रकाश तरंग के मार्ग में, प्रकाश तरंगों के मार्ग में कोई अवरोध रख दिया जाए तो अवरोध के किनारों पर वो मुड़ जाता है। दूसरा, जब प्रकाश किरण किसी छिद्र या द्वारक से गुजरता है, द्वारक मतलब कोई छोटा सा छेद है किसी सतह में, वहां से गुजरता है तो वह छिद्र के किनारों पर या उस द्वारक के किनारों पर मुड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन कहते हैं। और फिर उसमें है ध्रुवण। ध्रुवण होता है, सामान्य जो प्रकाश होता है वो सब तरफ ऐसा रहता है। ध्रुवित प्रकाश केवल एक दिशा में ऐसा रहता है। ये अध्रुवित और ये ध्रुवित, ठीक है। ध्रुवित और अध्रुवित दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा आपको। मतलब जो सामान्य प्रकाश होता है वो अध्रुवित होता है, जबकि ध्रुवित प्रकाश है उसमें प्रकाश है वो सभी दिशा में सम्मित नहीं होता है, एक दिशा में सम्मित होता है। मतलब प्रकाश का सममिति की कमी को प्रदर्शित करना ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल देखेंगे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये क्या होता है, जब प्रकाश के मार्ग, जब कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जब एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है ना, किसी सतह पर, है ना। जैसे ये एक सतह है, इस पर कोई निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मतलब विद्युत का बाहर निकलना या विद्युत का उत्पन्न होना। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं की जाती है, इसकी व्याख्या ने किया था। अब ये भी हम देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं आएगा, आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो ये तो हुआ प्रकाश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको जानना जरूरी था, क्योंकि हम प्रकाश का तरंग सिद्धांत इस चैप्टर में पूरा देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ नए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अपने अपने खोज या अपने अपने अवलोकन या प्रयोगशाला में किए गए कार्यों के आधार पर अपने अपने रिजल्ट दिए हैं। तो इनमें से जैसे यहाँ पर 5 सिद्धांत मुख्य हैं। 5 सिद्धांत का ये काफी पुराना है, 1676 में लगभग दिया गया था।
है ना। न्यूटन आप लोग जानते होंगे, न्यूटन का जो थ्योरी है वो सब बहुत पुरानी वाली थ्योरी है, पर बहुत सटीक थ्योरी है। न्यूटन के नियमों की बात करें, ये जो बहुत पहले दिया गया था न्यूटन, है ना, 16वीं मतलब लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास के वैज्ञानिक रहे हैं। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश कणिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में गति करता है। अलग अलग रंगों का कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है, ये भी बताया, है ना। अलग अलग रंगों का कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है, ये भी उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये कणिकाएं हमारी आंखों में पहुंचकर रेटिना पर कुछ क्रिया करती है, तब हमें वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। ठीक है, इन्होंने और क्या बताया, न्यूटन ने और क्या बताया, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो ये बात प्रायोगिक तथ्य के बिल्कुल विपरीत था, इस कारण से न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया, है ना। ये जनरली ऐसा नहीं होता है, विरल से सघन में जाएगा तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु से कांच में जाएगा तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात की थ्योरी बाद में पता चला ऐसा, पर न्यूटन ने इसके विपरीत बता दिया था। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने क्या बताया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और ये घटना प्रायोगिक तथ्य के विपरीत था, तो इसको तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित कर दिया गया कि आपने जो कहा आप जो कह रहे हैं। क्योंकि क्या रहता है कि एक वैज्ञानिक कोई अपना रिसर्च या शोध को प्रस्तुत करता है, कुछ आविष्कार को प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पर तर्क वितर्क होता है, बहुत सारे वैज्ञानिकों की टीम उस पर चर्चा करती है कि वास्तव में ये सही है कि नहीं है। तो वैसा ही था। फिर बाद में हाइगन का तरंग सिद्धांत, उसके कुछ सालों के बाद, लगभग 1678 यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो 1678 में तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जिसको वैज्ञानिक हाइगन ने प्रस्तुत किया था, तो इसमें प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है, जिसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, है ना, प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाएं, प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाएं, मतलब परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये सब घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है ना। सरल रेखा में गमन करना या परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सब की सफलता पूर्वक व्याख्या की जा सके। पर इसने क्या माना था, हाइगन ने एक काल्पनिक माध्यम, हाइगन ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी। मतलब इन्होंने क्या माना, प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है ना। इन्होंने क्या कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर फैला हुआ है, जिसमें से होकर प्रकाश प्रवेश करता है, पर इस काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति की पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकी। इस कारण से ये सिद्धांत भी अमान्य घोषित किया गया। बाद में 1865 में आया मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, है ना। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की बात करें तो ये 1865 में दिया गया था, काफी सालों बाद। तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मतलब ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटकों से बने होते हैं, तथा ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। मतलब इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये निर्वात में भी संचरण कर सकता है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बताया। इसकी सहायता से भी परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब घटनाओं की सफलतापूर्वक
व्याख्या की जा सकती थी। इसके अलावा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है ना, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल से बना होता है। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू से दी जाती है। h क्या होता है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होता है, फोटान की आवृत्ति होती है। तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों से बना होता है, जिनको फोटान कहता है। फोटान, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो आप पढ़ते हैं परमाणु के नाभिक में वो अलग है, ये फोटान। ठीक है, तो फोटान मतलब लाइट से रिलेटेड है, ऊर्जा प्रकाश से रिलेटेड है, जिसकी ऊर्जा का फार्मूला E बराबर h नहीं होती है। अब ये सब घटनाएं है ना, तो आइंस्टीन मतलब ये फोटान या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, फोटान मतलब क्या हुआ, कण। ठीक है, तो अब ध्यान देना है यहां पर प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनकी व्याख्या को तरंग सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर दिया जा सकता है। कणिका सिद्धांत भी हमने देखा है, पर ये जो सिद्धांत यहां पर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये 8वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए यहां पर हमें कौन सा सिद्धांत लेना पड़ा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जबकि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है, वो फोटान के रूप में होता है, मतलब कण के रूप में होता है। तो इस प्रकार लास्ट में डिब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, डिब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के द्वैती प्रकृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ड्वेल नेचर। है ना, डिब्रोगली ने प्रकाश को द्वैती प्रकृति या ड्वेल नेचर का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ड्वेल नेचर मतलब दो प्रकृति होती है प्रकाश की। दो प्रकृति का मतलब है प्रकाश कभी कभी तरंग के रूप में होता है और कभी कभी कण के रूप में होता है। यह दोनों प्रकृति साथ साथ होती है। ठीक है, ये डिब्रोगली का मतलब दोनों प्रकृति साथ साथ पाई जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो हुआ यहाँ पर प्रकाश संबंधी बहुत सारे जो सिद्धांत जिसके आधार पर हम प्रकाश संबंधी घटनाओं की व्याख्या करते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है ना। और इतना स्पष्टीकरण से आपको क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो किताब का गहन अध्ययन करें। अब हम देखेंगे तरंगाग्र। वेव फ्रंट। ठीक है, तरंगाग्र या वेव फ्रंट। जैसे ये एक बर्तन है, इसमें जल भरा हुआ है।
एक बर्तन में जल भरा हुआ है, इसमें यहां पर एक छोटा सा कंकड़ या छोटा सा पत्थर का टुकड़ा यहां पर गिरा देते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहना, गिराओगे तो क्या होगा, पहले ऐसे 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 ऐसे, ये वृत्तीय आकार में, ये इन सभी को क्या कहते हैं, ऊर्मिकाएं कहते हैं, रिपल। ये जो पॉइंट है इसको विक्षोभ बिंदु कहा जाता है, डिस्टरबेंस पॉइंट। ठीक है, ये घटना तो आप लोग देखे होंगे, जैसे शांत जल कहीं पर भरा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है, या कोई गड्ढे में पानी भरा हुआ है या तालाब में पानी भरा हुआ है, उस तालाब में एक पत्थर आप फेंक देते हैं तो उसमें वृत्ताकार तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, और उसी रूप में वो जो वृत्ताकार तरंगे हैं वो लहर के रूप में आगे बढ़ती है और कहाँ तक पहुँचती है, किनारों तक पहुँचती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्टर्ब किया तो ये एक है ना, इस चित्र को हम यदि हम ऐसा लें, अब ये ऐसा, मतलब इससे समान दूरी पर सभी तरफ ये, ठीक है। हम इस लहर या इस ऊर्मिका की बात करें, ये मान लो लहर ऊपर की ओर उठ रही है, तो उसके इस पर जितने भी कण होंगे सभी कण ऊपर की ओर उठ रहे होंगे, मतलब सभी कण क्या कहलाएंगे, यहां पर समान कलम है। ठीक है, सभी कण क्या कहलाएंगे, समान कलम है ना। जैसे जब तरंग आगे बढ़ती है तो क्या बनता है, श्रृंग और गर्त। जैसे जल में जो उत्पन्न तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ऊपर आना मतलब श्रृंग, नीचे की ओर जाना मतलब गर्त। तो ऐसा जो वृत्त बनेगा, वो वृत्त में या तो सभी तरंगे ऊपर की ओर, सभी कण ऊपर उठ रहे होंगे, या सभी कण नीचे जा रहे होंगे, मतलब सभी कण क्या होंगे, एक साथ समान कला में होंगे, है ना। इसको क्या कहते हैं, सभी कणों का समान कला में उपस्थित होना। तो इस प्रकार ये जल है, वो क्या हुआ, माध्यम। तरंग आगे बढ़ रही है, हमने डिस्टर्ब किया, उसमें कंकड़ फेंका, तो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाती है या तरंग वहां पर बनने लगती है। वह तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है, तो माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तरंगाग्र। बहुत छोटी सी परिभाषा, एक लाइन दो लाइन की परिभाषा हम कर सकते हैं कि माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है, या माध्यम की किसी सतह पर स्थित सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। क्लियर है? अब हम तरंगाग्र के प्रकार की बात करेंगे। अब हम देखेंगे तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, गोली तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। गोली और है ना, गोली और बेलनाकार तरंगाग्र है, ये स्रोत से सीमित दूरी पर बनता है। ये स्रोत से असीमित दूरी, मतलब बहुत अधिक दूरी पर बनता है। ठीक है, जैसे पहला यहां पर गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र के लिए स्रोत है वो गोली आकार का होता है, और इससे सीमित दूरी पर, जैसे ये AB या A1 B1, ये एक माध्यम की ऐसी सतह है जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, गोली तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, इसका आकार गोले के आकार का होगा, इस कारण से इसको गोली तरंगाग्र कहेंगे। मतलब ये सिंपल ऐसा ही है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत छोटा सा, जैसे है ना, जैसे ये मेरा उंगली का जो पॉइंट है, इसको एक बल्ब आप ले लो, इस बल्ब को जैसे ही जलाएंगे सब तरफ प्रकाश एक साथ पहुंचेगा। मान लो कुछ
1 सेकंड में यहां तक पहुंचता है, तो इधर भी यहां तक, इधर यहां तक, इधर यहां तक, इधर ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई फुटबॉल है, उसके केंद्र पर एक छोटा सा लाइट रखें, तो फुटबॉल की जो सतह है वो गोली तरंगाग्र होगी एक प्रकार से। कुछ देर बाद वो बड़ा हो जाएगा, कुछ देर बाद और बड़ा हो जाएगा, कुछ देर बाद और बड़ा, जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा तरंगाग्र जैसे जैसे दूर जाते जाएगा, उसकी वक्रता है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी वक्रता इतनी कम हो जाएगी कि वो हमको समतल लगने लगेगा, तो उस समय वो असीमित दूरी पर चला जाएगा, तो वो समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमको पृथ्वी के बारे में बात करते थे, पृथ्वी हमको कभी लगता है क्या ये गोल है या वक्र आकार का है? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसकी वक्रता इतनी कम है कि हमें पता ही नहीं चलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम जाते हैं तो इसके वक्रपन का या इसके है ना कर्वेचर के बारे में हमको पता ही नहीं चलता, हमको एकदम सपाट या समतल पता चलता है। ठीक है। दूसरा यहां पर बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए जो स्रोत है वो रेखावत होता है, रेखा के समान, है ना। जैसे ये ऐसा स्रोत है ना, जैसे इस प्रकार का स्रोत है, जैसे ट्यूबलाइट। ठीक है। इस ट्यूबलाइट को जैसे जलाएंगे सब तरफ प्रकाश एक साथ पहुंचेगा, सभी जगह से पहुंचेगा। तो मैंने एक पॉइंट लिया, यदि यहां पर क्योंकि लाइट तो सभी जगह से निकलना है, ये ऐसे, तो ये इस प्रकार से ऐसा सतह बनेगा और ऐसा, तो ये जो सतह बनेगा ये ऐसा, तो ये सतह बनेगा वो क्या होगा, बेलन, है ना। तो इसको आपके किताब में यहां पर इस प्रकार दिया हुआ है, ये स्रोत है रेखावत, एक तरफ का दिखाया गया ऐसे, ये बेलन का एक पार्ट, है ना। ये बेलनाकार बेलन का, जैसे बेलन पूरा ऐसे इस प्रकार होता है, इसको काट दिया तो इस प्रकार शेप में मिलेगा हमको, और इससे इस प्रकार से निकलती हैं, ये क्या होंगी, किरणें होंगी। ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी वक्रता भी कम होते जाएगी, और असीमित दूरी पर जाने पर ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा यहां पर है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र की बात करें तो ये स्रोत चाहे कैसा भी हो, स्रोत गोली या बिंदुवत या रेखावत, कैसे भी हो, है ना। स्रोत बिंदुवत, रेखावत या गोली हो, है ना, इससे असीमित दूरी पर, है ना, इससे ये है ना, ये इधर से मतलब बहुत दूर से ये किरणें आ रही हैं, तो ये असीमित दूरी पर ये जो सतह है ये समतल हो जाती है। मैंने बताया कि इन दोनों में भी, गोली और बेलनाकार में, जो पास के तरंगाग्र हैं वो क्या होंगे, गोली या बेलनाकार होंगे, पर बहुत दूर चले जाने पर वो तरंगाग्र है वो समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्रोत से असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है वो क्या होता है, समतल तरंगाग्र होता है हमेशा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब तरंगाग्र संबंधित एक पॉइंट इसमें बन गया है, बच गया है, हाइगन का सिद्धांत। हाइगन या हाइगन्स लिखा है इसको, हाइगन्स मतलब हाइगन का। हाइगन्स के सिद्धांत में 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना।
मतलब इन्होंने क्या बताया कि जब कोई तरंग आगे बढ़ती है तो तरंगाग्र की स्थिति किस प्रकार चेंज होती है, क्योंकि तरंगाग्र की स्थिति बदलते रहती है। तरंग जब आगे बढ़ेगा तो तरंगाग्र की स्थिति है, क्या नया तरंगाग्र बनेगा, तो उसको स्पष्ट किया या उसके बारे में उन्होंने बताया, है ना। इसके लिए उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है ना। इसके लिए उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो पहला पॉइंट क्या है कि जैसे ये एक स्रोत है, ये एक तरंगाग्र है ए बी। तरंगाग्र में जैसे ए बी सी डी ई ये सब पॉइंट हम लेते हैं, है ना। असंख्य बिंदु हो सकते हैं, है ना। किसी तरंगाग्र में असंख्य बिंदु आप ले सकते हैं। तो हाइगेंस ने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या है इसके सिद्धांत का, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जहां से नई तरंगें निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल। एक बार और सुन लो, याद हो जाएगा। एक बार और सुनोगे तो याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसा सुनना चाहिए या इतना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कोई याद हो जाए एक बार में, है ना। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जहां से नई तरंगें निकलती हैं। इस प्रकार नई तरंगें निकलती हैं, उन नई तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनना। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि माध्यम समांगी हो, समांगी माध्यम हो, तो समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती हैं, है ना। समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग मतलब जो यहां से निकलकर आ रहा है, जो ऐसे जा रहा था या जो ऐसे जा रहा था। ठीक है। समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट के बाद जैसे तीसरा पॉइंट के लिए यहां पर हम करते हैं कि जैसे थोड़ा रुकते हैं तीसरा पॉइंट के लिए। क्यों रुकते हैं उसका भी कारण बताऊंगा मैं। कि जैसे ए बी सी डी ई पॉइंट है, तरंग का वेग मान लो v है, तो t समय में तय की गई दूरी, ये कितना हो जाएगा, vt। दूरी बराबर वेग इंटू समय। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है कि अभी तरंगाग्र यहां पर है, तो t समय पश्चात कहां पर होगा। ठीक है, तरंगाग्र अभी ए बी है, तो t समय पश्चात कहां पर होगा, उसके लिए क्या करते हैं, t समय में तय की गई दूरी कितना हुआ, vt। तो इस vt को क्या करते हैं, त्रिज्या लेते हैं, और a b c ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है, यहां पर vt त्रिज्या का गोला खींचते हैं। तो इस गोले के जो बाहरी सतह पर तो इधर स्पर्श रेखा खींचोगे, ये नए तरंगाग्र A1 B1 को बताता है।
मतलब t समय पर। तो तीसरा पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि किसी क्षण, है ना, किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं के बाहरी पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र को व्यक्त करती है। किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं के बाहरी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार ये हाइगन के सिद्धांत या हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में 3 पॉइंट है जो कि बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट क्या बताया कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु है वो तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जहां से नई तरंगें निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। माध्यम समांगी होने पर द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती हैं। और तीसरा बिंदु क्या है कि इन द्वितीयक तरंगिकाओं के सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो नए तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाती है ना। ये नया तरंगाग्र होगा। इस तरह भी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, है ना, जैसे ये A2 B2 ये गोली तरंगाग्र है, तो ये इसके पहले के तरंगाग्र को दर्शा रहा है, पर ये पीछे की तरफ है, पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि तरंग आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए।